आज हम रिवीजन करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के। हालांकि हर चैप्टर में फिजिक्स के इस टॉपिक की रिवीजन होती रहती है, क्योंकि पूरा फिजिक्स जो है वो उसमें से आधी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर्स हैं। सो इसलिए ये टॉपिक की रिवीजन होती रहती है, बट फिर भी एक सेपरेट हम इसको टॉपिक कंसिडर करेंगे और आज इसकी रिवीजन कर लेते हैं। इसमें शुरुआत होती है टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के। टाइप्स ऑफ वेक्टर जैसे यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, ये कुछ टाइप्स दिए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। सपोज वी हैव वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर है। सो इस वेक्टर की हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। Let n cap be the unit vector along A. So n cap can be given by A bar upon magnitude of A bar. Yes, the unit vector in the direction of A bar can be given as vector A bar divided by its magnitude. तो यहाँ पे इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। यस, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियां करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। दूसरा पार्ट है इसमें, नाउ आई थिंक यू नो ऑलरेडी व्हाट इज वेक्टर्स एंड व्हाट इज स्केलर्स। स्केलर्स तो इसमें डिस्कस बिल्कुल ही नहीं किया है। स्केलर्स यानी फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। विच आर स्केलर क्वांटिटीज, विच आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये भी आपको रिवाइज करना है, देख लेना आपके टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट, कोई भी वेक्टर जब हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तो इन दैट केस अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ए एक्स is the x component of that vector along x direction. A1 x component of that vector along y direction. Az z component of that Ay is y component of that vector along y axis. Az is the z component of that vector on z axis. I cap, j cap, k cap, these are the unit vectors along x, y and z direction. सो इस तरह से किसी भी वेक्टर को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हो, आपने अभी तक किया है इसको। नेक्स्ट, हाँ, अब कुछ इनिशियल टॉपिक जो है आपके 11 के टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे, सो वी हैव ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉज आपको पता है, इनकी स्टेटमेंट आपको बस याद रखनी है। ट्रायंगल लॉ में ये है कि दो वेक्टर्स की हमें एडिशन करनी है। सपोज वी हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर हमें इन दो वेक्टर्स की एडिशन करनी है, सो लाइक ए प्लस बी, सो विल ड्रॉ वेक्टर ए। लेट अस assume कि दिस इज योर वेक्टर ए। नाउ सेकंड वेक्टर बी विल स्टार्ट फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो यहाँ से वो वेक्टर बी शुरू होगा। लेट अस assume कि ये डायरेक्शन और यही उसकी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बेसिकली उस वेक्टर की जो लेंथ है, दैट लेंथ इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड। सो a प्लस बी हमें करना है, यू ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर a टू एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर b. दिस गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b. दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये है वेक्टर a एंड ये है वेक्टर b. सो इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, two vectors are representing two adjacent sides of parallelogram. So we'll complete the parallelogram using these two vectors. So हमें इस तरह से parallelogram मिलेगा and the diagonal of the parallelogram represents resultant of a and b और a bar plus b bar. तो ये था triangle law of vector addition, ये था आपका parallelogram law of vector addition. एक और है, वो है polygon law of vector addition. Suppose number of vectors are indicated in magnitude and order by adjacent sides of polygon like this. So this is A, this is B, this is C, this is D.
then what is the resultant of these vectors? Again I am repeating. The vectors are indicated in order and magnitude by sides of polygon. So the resultant of these vectors is a vector drawn from starting point of first vector to the end point of last vector. So this is the resultant of a b c d, यानी ये जो वेक्टर है ये रहेगा आपका a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार. दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सपोज इस तरह का पॉलीगॉन दिया है आपको, यस ये एक पॉलीगॉन है, मेरे ख्याल से इसमें ए बी सी डी ई ये 5 वेक्टर्स हैं. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस 5 वेक्टर्स? व्हाट इज द एडिशन ऑफ ए बी सी डी ई? तो हम देख सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी स्पेस टू ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए टू एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए टू एंड पॉइंट ऑफ ई, यानी कहीं जगह ही नहीं है. यानी ये जो है ये तो पूरा जीरो है, यानी इन सब की एडिशन अगर आपको करोगे सो इट विल बी जीरो. सो इस तरह का क्वेश्चन आता है, कई बार आया है आपके एग्जाम्स में. सो अगर ये कंप्लीट पॉलीगॉन है एंड ऑल वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, सो इन दिस केस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स इज जीरो. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी. ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक ये तो था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर एक्सप्रेशन चाहिए कि ए एंड बी ये दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर? तो फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. इन दैट केस आर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos theta, where theta is angle between A and B. So this is resultant of two vectors. तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी लॉज थे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपने देखे थे. हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस. सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट, ये भी आपको पता है, ये आपने कई बार यूज किया है. नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. तो उसके लिए एक टॉपिक आपके स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है. आई होप आप स्टेट बोर्ड की बुक्स रिफ़र कर रहे हैं, उसको रिफ़र ज़रूर करना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी जो कि आपकी सीईटी के लिए ज़रूरी रहेगी. तो अभी वो पार्ट देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर. तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज योर डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट यानी जिसको हमने दूसरा नाम दिया है स्केलर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट होता है पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड जो है वो रहेगी पी क्यू कॉस थीटा. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है. जी हाँ, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है. उसका एग्जांपल है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, परंतु जो वर्क है दैट इज स्केलर क्वांटिटी. सो ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, या फिर इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. सो पी डॉट क्यू इज पी क्यू कॉस थीटा. इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, हम डीपीपी में सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि चेक वेदर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट. अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो नेचुरली उनमें जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90, और अगर एंगल 90 है तो cos 90 0. दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाएगा. तो अगर आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, यू कैन चेक कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं. ठीक है, तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है जो आपको पता है, आपने यूज किया है कई बार. नेक्स्ट इज यहाँ पे ये जो q cos थीटा है, सो ये जो q cos थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ p इंटू कॉम्पोनेंट of q along p. So therefore component of q along p is equal to p bar dot q bar upon p.
P bar dot Q bar upon P. So this is the formula for component of Q along P, that is dot product of P and Q divided by magnitude of P. Similarly अगर मुझे चाहिए component of P along Q, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें बस ये P bar dot Q bar as it is रहेगा and divided by Q. तो ये हमें मिलेगा component of P along Q. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में विद द डायग्राम ये टॉपिक दिया है, एक बार आप रीड जरूर करें। नेक्स्ट इज ओके, देन आफ्टर दिस वी हैव एक पॉइंट मिस कर दिया हमने, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सपोज वेक्टर p इज रूट ऑफ वेक्टर p इज px I cap plus py j cap plus pz k cap. Then magnitude of vector p is written as given as px square plus py square plus pz square. ये है magnitude of a vector। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, हम कुछ क्वेश्चंस टीपीपी में से करने वाले हैं। ठीक, आफ्टर दिस वी हैव ये जो है ये कंपोनेंट, ये एप्लीकेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, इसको आप जरा अच्छे से देख लो। इसके डॉट प्रोडक्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दी है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देने के कई तरीके हैं, वो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट भी दे सकते हैं। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, हम वो देख लेंगे, शायद एक आध एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा हमारे डीपीपी में। सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए बार एंड बी बार। ए बार इज एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के। बी बार इज बी एक्स आई, बी वाई एंड बी जेड। ये दो वेक्टर्स इस तरह से दिए हैं और आपको पूछा गया है व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक सिंपल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। सो अगर आपको ए एंड बी की डायरेक्टली मैग्नीट्यूड दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड एंगल इज आल्सो गिवन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। व्हाट अबाउट दिस एन कैप? तो ये एन कैप है वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यानी ये जो वेक्टर है ये ए एज वेल एज बी दोनों को परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसा पूछा जा सकता है, ये एक मेथड देखी गई है आपकी एग्जाम में कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये एन कैप उन्होंने यहाँ पे पूछा है, इसे हमेशा याद रखना। तो चलिए अभी इसको कर लेते हैं। तो अब अगर मैग्नीट्यूड नहीं दी है और दोनों वेक्टर्स इस प्रकार से दिए हैं तो आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वो निकालना है बाय यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ये आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स हैं, हम कुछ करके देखेंगे इनमें से। सो दिस इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की एक और एप्लीकेशन है कि इफ ए बार and b bar are representing two adjacent sides of parallelogram, then a bar cross b bar gives area of that parallelogram। और अगर ट्रायंगल पूछते हैं so ट्रायंगल यानी it is half of area of that parallelogram। so magnitude of a bar cross b bar divided by 2 will give you area of triangle। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये आपको इतना पता होना चाहिए। दिस इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें कई सारी एप्लीकेशंस आपने सुनी होगी, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, या कुछ और ऐसे टॉपिक्स है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो यू शुड नो दैट रिलेशन। सो ये थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल रिवीजन मैंने आपको बताई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डीपीपी। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है
कि ए बार एंड बी बार दिए हैं और पूछा गया कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। मैं अभी लिखता नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। तो ए बार प्लस बी बार कुछ नहीं, कंपोनेंट जो है आई जे के वो उनको बस आपको ऐड करना है, तो आपको ए बार प्लस बी बार मिल जाएगा। तो यही पे हम एडिशन कर लेते हैं, ए बार प्लस बी बार, आई 1 + 3 4 आई कैप, 1 - 2 माइनस जे कैप, -2 + 4 + 2 के कैप। ये आ गई उनकी एडिशन। अब इनकी मैग्नीट्यूड पूछी है, सो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड है तो आपको पता है इट इज 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 1 + 4। आपका आंसर आ रहा है √21। √21 यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वो है बी, आंसर बी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार। मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार, पहले तो हमें पी बार माइनस क्यू बार निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे 3 - 1 2 आई, ये 2 - 3 माइनस जे, और ये 1 - 2 माइनस के, ये आपका p माइनस क्यू आ रहा है। देन नेक्स्ट मैग्नीट्यूड जो है, बाय यूजिंग सेम मेथड हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो इट इज 4 + 1 + 1, आपका जो आंसर है वो आएगा √6। तो √6 ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये 1 - -2 जो है ये +3k हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 9, और आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 14। सो √14 है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपका सी है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q आर रिस्पेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। देखिए 2 पॉइंट दिए हैं, एक दिया है P जो दिया है 2i + 4j + 4k, और Q दिया है -2i - 3j + 7k। ये इस प्रकार से 2 वेक्टर्स, आई मीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कोऑर्डिनेट से आप डिराइव कर सकते हो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप इस तरह से डायरेक्टली यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो। और अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार। सो पी क्यू बार इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट दैट इज Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज P। सो ये रहेगा कुछ इस प्रकार से -2i - 3j + 7k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज 2i + 4j + 4k। सो आपको जो आंसर मिलेगा -2 -2 -4i -3 -4 -7j and 7 - 4 + 3k। ठीक, तो ये आपका पी क्यू बार आ रहा है। इसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार इज √16 + 49 + 9। तो ये लगभग उन्होंने ऑप्शन किस में दी है? ओके, सो ऑप्शन है आपके तो ये जो है आपका ये आएगा 65 + 9, 65 + 9 आपका रहेगा 74। तो 74
अगर ये है आंसर आपका तो ये ऑप्शन सी आना चाहिए। यस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8.602, क्योंकि 74 इज ग्रेटर देन 64, तो जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 8 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो फोर्थ क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एक्टिंग एट अ पॉइंट इज √2p। यहीं से आपको अंदाजा आ जाएगा कि आंसर क्या हो सकता है, बट फिर भी देख लेते हैं। देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, चलिए अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड p है और उनके बीच में एंगल ढूंढना है और रिजल्टेंट दिया है √2p। तो देख लेते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, उस हिसाब से जो रिजल्टेंट होता है वो रहता है p² प्लस ट्वाइस p इंटू पी, यानी p² cos थीटा, और जो के हैं √2p। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करके हमें मिलेगा ये p² प्लस p² 2p² प्लस ये 2p² cos थीटा इज इक्वल टू 2p²। 2p² कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलता है यहाँ पे 2p² cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर थीटा जो है आपका वो 90 डिग्री आ रहा है। थीटा 90 डिग्री है, आपको जो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा दैट ऑप्शन इज सी। यहाँ पे आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dot product of two unit vectors which are perpendicular to each other is। दो यूनिट वेक्टर्स हैं और ये यूनिट वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा, यानी वो दोनों परपेंडिकुलर है। मैंने अभी कहा कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, कौन से भी वेक्टर्स हो, वो चाहे यूनिट वेक्टर्स हो या कोई भी अलग वेक्टर्स हो, अगर ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, क्योंकि ए बी cos थीटा, थीटा अगर 90 है cos 90 0 हो जाएगा, तो आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका आंसर है ए, दैट इज 0। नॉट 16, यहाँ पे नंबर थोड़ा अलग है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका मेरे ख्याल से ये 6th क्वेश्चन है और मैंने शायद कुछ मिस कर दिया है। एक मिनट, मुझे ज़रा सीक्वेंस देखने दो। एक्चुअली आज घर में लाइट नहीं है और इसलिए मेरा लैपटॉप आज ऑन नहीं है, इसलिए मुझे सीक्वेंस में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। सो प्लीज़ एडजस्ट करना आज के दिन। तो कुछ इस प्रकार से है ये क्वेश्चन नंबर है ये 1 2 3 4 5, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमारे पास है a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा। तो एक की मैग्नीट्यूड है 3, एक की है 4, सो ये 3² यानी 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 60। तो ये आएगा आपका 16 प्लस 9 25 प्लस ये कॉस 60, ये 2 3 4 इंटू 1/2। तो ये रूट ऑफ 25, 3 4 12, आपको जो आंसर मिलेगा वो है √37। √37 यानी 36 से थोड़ा ज़्यादा है, तो स्क्वायर रूट भी 6 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बनता है दैट इज 6.083, ये रहेगा आपका आंसर। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 अभी जो मैंने डिस्कस किया वो था कि यस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज, तो इसका आंसर रहेगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है 0 और ऑप्शन है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैज मैग्नीट्यूड।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का मतलब है, मान लो आपके पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं, वो है आई जे के, इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अब कोई भी दो वेक्टर ले लो आई एंड जे, सो आई क्रॉस जे क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या रहेगी 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे वो क्या रहेगी 1 इंटू साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना रहता है 1, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी वो रहेगी 1, और इसीलिए ये जो क्वेश्चन नंबर है 7 का जो आंसर है वो है 1 बी, ऑप्शन इज बी। क्या 8th क्वेश्चन यहाँ पे हो पाएगा? यस, 8th क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनो, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है और दो वेक्टर्स दिए हैं। दो वेक्टर्स कौन से दिए हैं, एक ए बार दिया है, ये है आई प्लस 2j माइनस के, और बी बार दिया है, वो दिया है आई प्लस 2j और प्लस के। तो अब यहाँ पे जो है आई बार प्लस 2j प्लस के, यहाँ पे ये जो दो वेक्टर्स है इनमें अगर हम देखेंगे तो ये पहले दो आई और जे के कोएफिशिएंट्स तो सेम है और के की भी कोएफिशिएंट सेम है, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, यहाँ पे ये पता चलता है। बट एक चीज है, यहाँ पे ये माइनस जेड एक्सिस है और ये है प्लस जेड एक्सिस, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल है, परंतु एक में निगेटिव साइन आ रही है, यानी दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो रहेगा 180 डिग्री। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है 180 डिग्री, दैट इज ऑप्शन इज डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। An athlete runs along a circular track of circumference 400 meter with a uniform speed of 15 meter per second. Change in velocity when he runs through a distance of 100 meter. अब देखिए आपका सर्कमफरेंस जो है वो 400 मीटर का है, तो 100 मीटर यानी ये 1/4 आ जाएगा, तो ये है वेलोसिटी v और ये है वेलोसिटी v, तो 1/4 डिस्टेंस कवर कर गया, यानी वो एक क्वार्टर कंप्लीट कर रहा है। अगर एक क्वार्टर कंप्लीट कर रहा है तो दोनों वेक्टर्स, ये वेलोसिटी v1 ले लो, ये वेलोसिटी v2 ले लो, और ये दोनों वेलोसिटीज में डिफरेंस पूछा है, दोनों वेलोसिटीज में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे बस आपको एक सिंपल रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 cos ऑफ 90, और cos ऑफ 90 जीरो रहेगा, तो इट इज सिंपली v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और वो वेलोसिटी यहाँ पे दी है 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रहेगा, यानी 15√2, ये आपका आंसर रहेगा 15√2, यानी ऑप्शन है ये 21.15। अगर आप ये करके देखोगे सो इट विल बी 21.15, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, हाँ जी, फोर्स दिया है एंड एक्सेलरेशन भी दिया है। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है, और उनको चाहिए मास जो कि स्केलर है। तो यहाँ पे इजी ये रहेगा कि आप फोर्स की मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को एक्सेलरेशन से डिवाइड करो, m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, आपको मास मिल जाएगा। सो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आपको यहाँ मिलेगी f इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √9, सो ये आ जाएगा 3, तो फोर्स इज 3 न्यूटन। मास इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स है आपका 3 और एक्सेलरेशन है आपका 1, आपका आंसर आ रहा है 3 kg, 3 kg, यानी ऑप्शन है आपका सी।
देन क्वेश्चन नंबर 11 है कुछ इस प्रकार से। वो ये कह रहे हैं ए एंड बी दो वेक्टर्स दिया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछा है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो निकालना है, मैं बता दूं कि सपोज वी हैव वेक्टर ए लाइक ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो अगर इन दोनों का वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो इट कैन बी रिटन एज ए बार डॉट बी बार, और आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, इट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये इनका फॉर्मूला है। अब दो वेक्टर्स जो दिए हैं वो देख लेते हैं क्या दिए हैं। ए दिया है 1 2 -3 और बी दिया है -2 3 5। सो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 एक्स 1 है, बी एक्स है -2, ए वाई है आपका 2, बी वाई है आपका 3 और ए जेड है आपका -3 एंड बी जेड है आपका -5। सो ये आएगा -2 और ये रहेगा 6 और ये रहेगा 15। तो ये 4 + 15 19, ये आपका आंसर आ रहा है, आंसर है बी। सो दिस इज क्वेश्चन 9 10 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर 4 and 5 दे आर इंक्लाइंड एट एंगल 45 देन ए डॉट बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। आपकी ए जो दिया है ए इज 4, बी इज 5 एंड 1/√2। ये 1/√2 कहाँ से आया? 1/√2 बेसिकली आया है। आपका एंगल जो दिया है वो दिया है 45, कॉस ऑफ 45 इज 1/√2। ए की वैल्यू दी है 4, बी की वैल्यू दी है 5। सो ये कितना हो जाएगा? ये 20/√2, ये 2 × 10/√2, ये √2 × 10 और आपका आंसर आएगा 14.114। तो ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है। ए एंड बी ये दोनों दिए हैं और दिया गया है कि ये ए और बी जो है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जो रहेगा वो 0 रहेगा। यस, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट रहेगा वो 0 रहेगा। तो उन्होंने एक अननोन बीच में इंसर्ट कर दिया है, वो अननोन है ए, और इस ए की वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों वेक्टर्स लिख लेते हैं पहले। सो ए बार is 5 7 -3 and b bar is 2 2 minus है। सो हमें ये पता है कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0। सो 5 × 2 प्लस 7 × 2 प्लस -3 × -8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 8a। सो ये 0 रहेगा। सो नॉट 8, ये 3a। सो ये 24, सो 3a इज इक्वल टू -24, a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8। आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है a। सो 13 का आंसर है a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है। a डॉट बी स्क्वायर माइनस a क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देख लो कैसे करना है। ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछी है। सो ये ए बी कॉस थीटा स्क्वायर माइनस ये रहेगा ए बी साइन थीटा स्क्वायर।
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, आई एम गेटिंग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मेरे ख्याल से आता है कॉस ऑफ 2 थीटा, सो कॉस ऑफ 2 थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, इट इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ बॉडी डिस्प्लेसेस by 4 meter along a line making angle of 60 degree with the line of action of force। तो फोर्स दिया 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट दिए है 4 मीटर और एंगल दिया है 60, वर्क डन पूछा है। वर्क डन के लिए फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स दिया है 10, डिस्प्लेसमेंट दी है 4, कॉस ऑफ 60, एंगल दिया है 60 डिग्री का। तो यस, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2 10, ये 20 जूल, इतना आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है, a body displaces 10 meter perpendicular to the force applied 25 newton on it, then the work done। देखो वर्क डन इज एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा जो दिया है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स को परपेंडिकुलर है, यानी थीटा 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर थीटा 90 है, कॉस ऑफ 90 जीरो हो जाएगा। इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू 0, यानी आपका जो ऑप्शन है इन दिस केस वो है डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इस प्रकार से है, एक फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दी है और वर्क डन पूछा है, बट ये आई जे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया है। सो फोर्स एफ 4 2 3 4i प्लस 2j प्लस 3k एंड एस इज 11 11 15, 11i plus 11j plus 15k। So f dot s ax bx ay by az bz, इसी मेथड से हम करेंगे। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ अभी 11 इंटू 4 44 प्लस 11 इंटू 2 22 प्लस 15 3 जार 45। तो ये जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 111 जूल। तो 111 जूल यानी आपका जो आंसर है वो है डी। 17 का जो ऑप्शन मिल रहा है वो है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार से है, 3c2 फोर्स दिया है, लेट अस राइट फोर्स फर्स्ट 3i plus cj plus 2k and displacement is minus 4i plus 2j plus 3k। ये दो वेक्टर्स दिए हैं और एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है और वर्क डन भी दिया है, दैट इज 6 जूल। सो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये 6 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है, तो 3 इंटू -4 -12 प्लस 2 इंटू सी प्लस 3 इंटू 2 6 -12। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 12 आ रहा है, c इज इक्वल टू 6। तो c इज इक्वल टू 6 यानी 18 का आंसर आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है, i प्लस जे एंड जे प्लस के ये दिया है, डॉट जे प्लस के। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो k का कंपोनेंट 0 आ रहा है
और यहाँ पे देखेंगे तो i का कॉम्पोनेंट 0 है। तो अगर मैं पूरा लिख देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये i प्लस जे प्लस 0k डॉट 0i प्लस जे प्लस k। तो ये 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि j का जो कोइफिशिएंट है वो दोनों साइड में 1 है, k का यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 0 इंटू 1, आपको आंसर मिलेगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है 1, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार से है, आई डॉट आई जे के। अब इसको मैं पूरा लिख देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही। सो ये है एक्चुअली आई प्लस 0j प्लस 0k डॉट आई प्लस जे प्लस के। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, आपको आंसर मिलेगा फिर से 1। ये दो टाइप इसीलिए नहीं क्योंकि ये भी कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, और आपका जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है वो है ए अगेन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें फोर्स दिया है और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स दिए हैं, उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स दिए हैं। तो इनिशियल पॉइंट है r1 एंड फाइनल पॉइंट है r2। अब डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ये आ रही है r2 माइनस r1। तो ये r2 माइनस r1 करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी दैट इज -7 -5 प्लस 1। और अब ये फोर्स है और ये है डिस्प्लेसमेंट। आप डॉट प्रोडक्ट करो, 5 इंटू -7 वो आपको मिलेगा -35, देन -3 इंटू -5 15 मिलेगा, 2 इंटू 1 2, इनकी एडिशन करोगे आपको आंसर मिलेगा 18 यूनिट। 18 यूनिट ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 है कुछ इस प्रकार से, ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस भी पूछा है, ठीक है। सो and b bar is -2i plus 4j। तो चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट उनको चाहिए। सो a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू i j k 2 0 0, और ये है -2 4 0। अब अगर मैं देखूं, आप इसको अगर आपकी प्रैक्टिस है डिटर्मिनेंट की तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो। आई कैप अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे ये 3 0 है, तो इसका आंसर अल्टीमेटली 0 रहेगा। तो आई कैप इंटू 0 माइनस जे। अब माइनस जे के लिए भी ये माइनस, ये यहाँ पे है बट यहाँ पे 2 0 है, तो ये प्रोडक्ट फिर से 0 ही हो जाएगा। तो जे का भी कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 रहेगा और बचा के। सो प्लस के कैप, इसमें देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। 2 इंटू 4 8 माइनस 0, तो हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज 8k। 8k यानी आपका जो ऑप्शन है 22 में वो है बी। तो 22 का आंसर है 8k, ऑप्शन मिल रहा है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के एंड -3 प्लस जे -2k इज, ठीक है। दो वेक्टर्स दिए हैं, लेट अस अज्यूम कि ए बार दिया है वो है i प्लस जे प्लस के, एंड बी बार जो दिया है लेट अस अज्यूम कि ये है बी बार और वो है -3 प्लस 1 -2, -3i प्लस जे -2। सो ये ए बार क्रॉस बी बार जो है ये हम मिलेगा हमें आई जे के, और ये है 1 1 1 और ये है -3 और 1 -2। इसका प्रोडक्ट आप कर सकते हो, लेट अस ट्राई।
तो हमें इसका आंसर मिलेगा आई कैप, ये है -2 -1 माइनस जे कैप। आई होप आप इसका एक्सपांशन कर सकते हो। सो -j 1 × -2 -2 -3 × 1 +3 और ये प्लस के कैप आपको मिलेगा 1 × 1 +3। सो आपको जो आंसर मिलेगा ये है -3i, ये है -2, ये -j और ये +4k। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है आपका 23। तो 23 के लिए आपको जो आंसर मिलेगा +4k। यस, इट इज ऑप्शन बी। आंसर इज बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 24। अब 24 में क्या दिया है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides आर रिप्रेजेंटेड बाय। एक पैरेललोग्राम दिया है और उसकी एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स दिए हैं। तो उन्होंने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, उनके वेक्टर्स दिए हैं 4i - j + k और दूसरी साइड है i - 3j + 2k और उन्होंने उस पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास बहुत सिंपल है। एरिया इज इक्वल टू a क्रॉस b। सो इट इज अगेन i j k और ये है 4 - 1 + 1 और ये है 1 - 3 2। सो आई कैप, ये है -2, ये है +3, फिर है आपका -j। तो -j है, ये है 8 -1 प्लस k क्या, ये है 12 -1 तो ये हो जाएगा i, ये 8 -1 ये हो जाएगा 7j और ये 12 + 1 13k। तो इसमें जो आपको ये तो एरिया जो है इसकी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये है √1 -7 का स्क्वायर और ये है 13 का स्क्वायर। आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा, ये यहाँ पे के, ठीक है, ये भी बराबर है 4 × -3 है, तो 4 × -3 यानी ये -12 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11। तो ये हो जाएगा -11। तो अभी देखिए ये है 1 प्लस है ये 49 प्लस है ये 121, तो ये √171 ऐसा आंसर आ रहा है। √171 यानी आपका ऑप्शन है किधर गया? यस, इट इज ऑप्शन बी। 24 का आंसर आ रहा है बी। फिर है वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि P and Q आर द टू वेक्टर्स और फाइंड आउट यूनिट वेक्टर टू P परपेंडिकुलर टू P and Q। तो P and Q को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी पहले तो आप एक काम कर लो, आप एक P क्रॉस Q कर लो और उसका सीधा सीधा एक यूनिट वेक्टर निकाल लो। सो पहले हम P क्रॉस Q कर लेते हैं। सो फिर से ये I J K और ये है 3 1 2 और ये है 2 - 2 4 I, ये 4 + 4 -j 12 - 4 प्लस k 6, नहीं ये -6 है, सो इट इज -6 - 2। तो आपको जो आंसर मिलेगा ये है 8i, ये है -8j और ये है -8k। ये है P क्रॉस Q। अभी थोड़ी देर पहले यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई। यूनिट वेक्टर अलोंग A इज इक्वल टू
ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हमें चाहिए तो लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर। सो एन कैप इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। सो इट इज इक्वल टू 8i माइनस 8j माइनस 8k डिवाइडेड बाय, इसकी मैग्नीट्यूड रहेगी 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर अगर हम कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, बचेगा 8i माइनस 8j माइनस 8k 8√3। ये 8 8 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिलेगा i माइनस j माइनस k डिवाइडेड बाय √3। तो ये जो ऑप्शन है आपका वो है सी, इसका आंसर है सी। सो कोई भी डाउट है इस पूरे सॉल्यूशन में, क्योंकि आज थोड़ा शायद हो सकता है वीडियो ब्लर हो या अंधेरा ज़्यादा लगे या शाइनिंग थोड़ा ज़्यादा हो क्योंकि आज लाइटिंग है, तो आप ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर स्केलर्स एंड वेक्टर्स।